Good morning class. Today's topic is थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे रिलेटेड पहले भी हमने सारी चीज़ों को समझा था, जैसे कि अभी आपके सामने है, इसको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। VPM इज़ इक्वल टू MRP और किस कंडीशन में, जब फुल कंपटीशन होता है तब, और जब फुल कंपटीशन नहीं होता मीन्स इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो VPM है वो छोटा होता है किससे, MRP पे। अब MPP क्या है आप समझ चुके थे, MVPP क्या है समझ चुके थे, MRP का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी आप समझ चुके थे। प्लस एवरेज फिज़िकल प्रोडक्टिविटी की कंडीशन क्या है और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की कंडीशन क्या है और उसका फार्मूला क्या है ये भी आप समझ चुके थे। मैंने बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी है उसको एनालिसिस करने का दो मेथड है। पहला मेथड है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड मेथड है आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अब हम इसमें समझेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अभी तक ये जो सारे आपने कैलकुलेशन समझे हैं उसके अकॉर्डिंग सारा एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में जनरली हम क्या करते हैं, ये बहुत पुराना मेथड है, मीन्स 19th सेंचुरी के शुरू में इसको लाया गया था और इसमें मेन जो फोकस किया जाता है उसमें ये शामिल किया जाता है कि जो आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है। और इसमें क्या माना जाता है, टोटली परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन है। और ये जो एनालिसिस है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग किया जाता है कि पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड में जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड फैक्टर हैं वो उसका किस तरह से हम यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर उस रेंज में जो उनका रेट है वो किस तरह से डिसाइड होगा। और ये किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम मेन जो एनालिसिस करते हैं वो ये एनालिसिस करते हैं कि जो फैक्टर्स हैं उनकी डिमांड कहाँ से अराइज़ होती है, और दूसरा ये एनालिसिस करते हैं कि इसका मेन जो बेस है वो आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ही क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें दो कंडीशन होती है। पहली होती है डिराइव्ड डिमांड की और सेकंड कंडीशन होती है कि आप प्राइस का डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं, क्योंकि जिस तरह से डिमांड क्रिएट होती है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेट हम क्या रखें क्या नहीं रखें। तो सबसे पहले डिराइव्ड डिमांड में क्या होता है, हम ये एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर जो फैक्टर है जो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लेबर लेते हैं तो उसकी डिमांड किस तरह से अराइज़ होती है। जैसे ही किसी प्रोडक्ट की डिमांड अराइज़ होती है तो इंडस्ट्री में किसकी डिमांड अराइज़ होने लगती है, उससे रिलेटेड जो फैक्टर है, चाहे वो लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेनर हो, हर एक की डिमांड क्या होने लगती है, इंक्रीज़ होने लगती है। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि इस डिराइव्ड डिमांड के अकॉर्डिंग कि हमें किस तरह के फैक्टर और किस रेट में इनको हमको क्लियर करना है, जिससे कि सभी लोगों को उसका प्रॉपर वे पे फ़ायदा मिल सके। अब सबसे पहले इसमें जो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है फैक्टर से रिलेटेड, इसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसको फोकस में रख के प्राइस डिसाइड किया जाता है। मीन्स पूरी इंडस्ट्री जो है वो मिलके डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर जो भी अलग अलग फैक्टर हैं उनका प्राइस किस तरह से एनालिसिस होगा। और सेकंड कंडीशन होती है जिसमें फर्म खुद डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर जो रेट है वो किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे जो आपका मेन इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करते हैं या एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर जो फैक्टर्स हैं उनका रेट क्या होना चाहिए।
अब हम जानते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में हम क्या मान के चलते हैं कि टोटल जो है परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन है, ठीक है, प्लस इसमें क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है और जैसी डिमांड है वैसी ही सप्लाई है, सारी कंडीशन कैसी है, पॉजिटिव वे पे है। मींस जो फुल परफेक्ट कंपटीशन में सारी कंडीशंस होती हैं वो सारी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, ग्राफ से आपको क्लियर है कि पर्टिकुलर यहाँ पे हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, वेजेस का, ठीक है। नीचे ओ एक्स किसको प्रेजेंट कर रही है, लेबर, और जो ओ वाई है वो उनका वेजेस का रेट डिसाइड कर रही है, ठीक है। डी वन क्या है, पर्टिकुलर डिमांड है किसकी, लेबर की। अब ये किस जो एस वन है वो आपको क्या दिखा रहा है, पर्टिकुलर जो लेबर्स की क्वांटिटी है उसको प्रेजेंट कर रहा है, और जो ओ डब्ल्यू है वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर रेट को प्रेजेंट कर रहा है। ई यहाँ पे क्या है आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ से मिला, डिमांड को, डिमांड जो कर्व है वो किसको कट कर रहा है, जो लेबर की कंडीशन है उस लाइन को, या जो टोटल एमआरपी है उसको क्या कर रहा है, ई पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस ई पॉइंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर जो लेबर हैं उससे रिलेटेड चार्जेस क्या होंगे। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग जो एमआरपी है वो क्या होगी आपकी, पर्टिकुलर जो वेजेस हैं उसके इक्वल होगी। मीन्स यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि कितने लेबर की ज़रूरत होगी और किस रेट में उन लेबर्स को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हर एक चीज़ आपकी प्रॉपर वे पे क्लियर हो जाती है और फिर आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कंटिन्यूएशन में कि जो भी कंडीशन है वो प्रॉपर वैसे ही हो जैसा कि आपने सोच के रखा है। अब ये पूरा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है, तो ये जो एनालिसिस है जितनी भी फर्म हैं उनकी सारी कंडीशन का एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। अब इसमें कंडीशन क्या होता है, हम क्या मान के चल रहे हैं इसमें कि जो कंपटीशन है वो कैसा है, टोटली परफेक्ट कंपटीशन है। मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, ठीक है। और क्या है, जो भी फैक्टर्स हैं वो आसानी से अवेलेबल हैं, मूवेबल हैं, ठीक है, और ये लॉन्ग पीरियड के एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हैं, सपोर्टिव है। तो इन सब के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये ई पॉइंट का एनालिसिस करते हैं। ई पॉइंट मीन्स प्राइस फैक्टर क्या होगा, पर्टिकुलर जो अलग अलग फैक्टर हैं उनके लिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ई पॉइंट मिल रहा है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे हम वर्कर को जो वेजेस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो सही क्वांटिटी में प्रोडक्शन भी हो रहा है और सारी जो दूसरी कंडीशन है वो भी हमारे लिए क्या है, सपोर्टिव है। अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर एम्प्लॉयमेंट बाय अ फर्म इक्विपमेंट इन द फैक्टर मार्केट। अब इसमें डिटर्मिनेशन किस में के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फर्म के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम एनालिसिस कर लिए कि इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर रेट की कंडीशन क्या होगी। अब फर्म के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, इसमें भी सारी कंडीशन यही मान के चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है, फुल कंपटीशन है, सारी चीज़ें जितने भी फैक्टर हैं मूवेबल हैं और ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है और इसमें कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने टेबल दिया हुआ है, टेबल से आपका क्लियर है कि लेबर सबसे पहले क्या दिया है, कितने उसमें आपको लेबर लेना है, 1 2 3 4 5 की जितने भी लेबर लेना है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कितना हो रहा है। फिर उसके बाद प्राइस कितना है, सब में प्राइस कितना है, 3 है। फिर उसके बाद आपका एमपीपी निकला कितना, 20 × 3 मीन्स जो एमपीपी है इंटू उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एआर या एमआर से, तो आपको क्या मिलेगा, एमपीपी मिलेगा। फिर लास्ट में आपका दिया है वेजेस, वेजेस सब की कंडीशन में कैसा है, 24 है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप एनालिसिस करेंगे कि जहाँ पे फोर्थ कंडीशन है, ठीक है, फोर्थ कंडीशन में क्या है, जो आपका एमपीपी है वो उसका रेट और जो आपका वेजेस है उसका रेट, दोनों रेट कैसे हैं, इक्वल हैं,
ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, जहाँ पे हम 4 लेबर्स को क्या देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। उस कंडीशन में एमपीपी हमारा सही मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग जो हम वर्कर को वेजेस दे रहे हैं उसमें प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा, कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन यानी कौन सा फैक्टर के लिए क्या प्राइसिंग सही होगा, तो उसके थ्रू हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसी को अगर हम 5th में जाए तो 5th में कंडीशन क्या हो जा रहा है, जो टोटल आपका रेट है वो कितना है, 12 है, किसका, एमआरपी का, ठीक है। और जो आपका वेजेस है वो कितना है, 24। तो उस कंडीशन में आप किस में पहुंच जाते हैं, लॉस में पहुंच जाते हैं। तो मेन जो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, जो 24 का अमाउंट है उसको प्रेजेंट कर रहा है। अब इसी को हम ग्राफ से समझेंगे। इसमें भी फर्म की कंडीशन में भी जो ग्राफ है उसमें देखिए जो एमआरपी लाइन है, ठीक है, वो एमआरपी लाइन डायरेक्ट नीचे ऊपर से नीचे आ रही है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो 24 की कंडीशन है उसमें जो वेजेस है, डब्ल्यू जो लाइन है वो किसको प्रेजेंट कर रही है, वेजेस के रेट को प्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से आपको टोटली क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि कितने आपको वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उनका रेट कितना होगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसके थ्रू क्लियर हो जाता है, जहाँ पे एमआरपी जो है वो किसको कट करती है, आपके दोनों कंडीशन को कट करती है। मींस जो वेजेस रेट है उसको जहाँ पे एमआरपी लाइन कट करेगी उससे क्लियर हो जाता है कि पर्टिकुलर आपका जो वेजेस का रेट है वो क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ लेबर्स कितने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन जो यहाँ पे आपका दिया है इसके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है 3 अलग अलग कंडीशन में रहती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा होता है आपका लॉस और सेकंड होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके मार्केट की कंडीशन या मार्केट प्राइस की कंडीशन कैसी है। अगर एमआरपी जो है ग्रेटर देन है किससे, वेजेस रेट से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फैक्टर है वो आपको क्या मिलेंगे, ज़्यादा यूनिट में मिलेंगे। एमआरपी कम है वेजेस से तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फैक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो एमआरपी किसके इज इक्वल टू होगा, एमएफसी के इक्वल टू होगा। तो तीनों कंडीशन में अलग अलग बेनिफिट रहते हैं, किसी को लॉस होता है, किसी को प्रॉफिट होता है। तो उस कंडीशन का हम आसानी से इस ग्राफ के थ्रू कंडीशन को समझ सकते हैं। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन जब दोनों इक्वल रहते हैं उस कंडीशन में जो प्राइस रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर जो भी फैक्टर है उनका रेट किस तरह से डिसाइड होगा। अब उसके बाद जो मेन एज्यूम्शन है इस थ्योरी के वो क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया, होमोजीनियस यूनिट्स मीन्स जो भी प्रोडक्ट बन के आते हैं वो कैसे रहते हैं, मिलते जुलते हैं, या जो भी फैक्टर हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर, ये मान के चलते हैं कि एक फैक्टर को चेंज करके दूसरे फैक्टर को लाके उस कमी को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मान के चलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट है मान के चलते हैं। फिर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर मीन्स जो भी फैक्टर हैं वो कैसे हैं, मूवेबल है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से आ जा सकते हैं। प्लस ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और उसके कारण ही ये जो फैक्टर है वो सही तरीके से क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। और नेक्स्ट जो कंडीशन है ये किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। तो ये मेन चीज़ों को मान के अभी तक हमने जितने
ग्राफ और टेबल को समझा, तो उसमें ये सब फैक्टर को मान के क्या करते हैं, हम ये सारे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। अब लेकिन इससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म भी हैं। क्या क्या क्रिटिसिज्म है? पहला क्रिटिसिज्म तो ये है, सबसे पहले तो अनसर्टेनिस्टिक एज्यूमशन, जो भी एज्यूमशन है वो अनरियलिस्टिक है, क्योंकि फुल कंपटीशन की कंडीशन कभी टोटल नहीं होती है। हर चीज़ टोटली मूवेबल हो ये भी पॉसिबल नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन भी टोटली पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट है इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजिबल फैक्टर मीन्स आप सभी जो भी फैक्टर हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हैं। आप लेबर को डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो मशीन वगैरह रहती हैं, जो न्यूली मशीन या टेक्निक रहती है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप टोटली सारे फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ क्या है, गलत इफ़ेक्ट आपके सामने में प्रेजेंट करती है। लैक ऑफ होमोजीनियस मीन्स सारी चीज़ें बिल्कुल एक समान हैं ऐसा नहीं, सारे फैक्टर का अपना अलग अलग कंडीशन है। आप मिक्स करके इसका बेनिफिट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन टोटली इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्लस डिफ़िकल्टी टू असर्टेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो सारा कैलकुलेशन हम फैक्टर से रिलेटेड करते हैं, उसका रिज़ल्ट आपको एज इट इज़ सही मिल रहा है ये हम नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्या होता है, इनकम्प्लीट एंड वन साइड थ्योरी मीन्स ये एक साइड की थ्योरी को प्रेजेंट कर रही है। एक साइड की थ्योरी को मीन्स यहाँ पे सप्लाई का कहीं पे भी नाम नहीं लिया गया है। सिर्फ यहाँ पे किस पे फोकस किया गया है, फैक्टर्स पे और डिमांड पे, सप्लाई पे कहीं पे भी फोकस नहीं किया गया है, जो इसका मेन क्या है, ड्रॉबैक पॉइंट है। फिर उसके बाद मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट एज्यूमशन मीन्स हम किस पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो किसी भी फर्म के लिए कंटिन्यूशन में हम सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में फोकस नहीं कर सकते। प्रॉफिट है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमको कंटिन्यूशन में अपना बिजनेस भी क्या करना है, रन करते जाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका थ्योरी सपोर्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी मीन्स जो भी फैक्टर्स हैं और जो भी रिसोर्सेस हैं या वेल्थ है सोसाइटी में, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो भी वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है, वो आसानी से हमको डिस्ट्रीब्यूशन में इम्बैलेंस दिखाई देता है। प्लस जो आपका क्या कहना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग जो फैक्टर प्राइसिंग डिसाइड किया गया है वो भी टोटली सही नहीं बैठता, क्योंकि ये सब हम क्या मान के चल रहे हैं कि फुल कंपटीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, हर एक चीज़ को टोटली क्या मान के चल रहे हैं कि परफेक्ट कंडीशन में, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। तो ये इसमें क्या लाता है, आपका डिफरेंस लाता है। तो ये सारी कंडीशन क्या करती है, आपको टोटली ये बताने में कि आपने जो प्राइस निकाला है फैक्टर का वो एक्चुअल में सही है या नहीं। अब इसी का डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, अभी तक हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे सारी चीज़ें, परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में। अब इसी को अगर हम इम्परफेक्ट मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रख के फोकस करें तो ज़रूरी नहीं कि रिज़ल्ट उसका सेम आए। क्यों सेम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या होगा कि जो मान लीजिए हम लेबर को ही लेके चलते हैं, ठीक है, लेबर की कंडीशन में क्या होगा, इनका जो एमआरपी के अकॉर्डिंग जो रेट निकलेगा मीन्स जो मार्जिनल वेजेस निकलेगा वो क्या करेगा, बहुत कम होगा। मार्जिनल वेजेस का रेट अगर कम होगा मीन्स जो लेबर को जितना अमाउंट उनका दिन भर का काम करने का मिलना चाहिए वो अमाउंट उनको नहीं मिलेगा। मीन्स यहाँ पे उनके साथ क्या होगा, गलत होगा, मीन्स उनका शोषण होगा। मीन्स काम आप पूरा लेंगे लेकिन उनको पेमेंट क्या करेंगे, जितना उनका हक बनता है उससे आप बहुत कम पेमेंट उनको
करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कंटिन्यूशन में है और अनएम्प्लॉयमेंट यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नहीं है और परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन भी नहीं है। तो उस कंडीशन में जो लेबर है उनको क्या होता है? नुकसान होता है। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ से आपका टोटल क्या है? क्लियर है। यहाँ पे देखिए जो आपका टोटल एमआरपी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है? ई पे आ रहा है। लेकिन एवरेज वेजेस के अकॉर्डिंग वो कहाँ पे कट कर रहा है? पी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे है? ई पे है। लेकिन प्राइस हमको क्या मिलेगा? जो लेबर है उनको क्या मिलेगा? एमपी प्राइस ही मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशन में जो एक्चुअल अमाउंट उनको मिलना चाहिए एम क्यू या एम ई की कंडीशन उनको कभी भी नहीं मिलती। उनको कौन सी कंडीशन में ही सेटिस्फाई होना पड़ता है? एमपी की कंडीशन में ही सेटिस्फाई होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो लेबर है उनको नुकसान होता है और उनको पूरा पेमेंट नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की कंडीशन कब अराइज होती है? इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में इन सारी चीज़ों को टोटली क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं तब। तो ये किसके अकॉर्डिंग था? आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग प्राइस का कैलकुलेशन किसके? फैक्टर्स का। अब नेक्स्ट है आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली जो इसमें ऐड किया गया है वो ऐड इसमें स्पेशली क्या किया गया है? इसमें सप्लाई को भी फोकस किया गया है। सिर्फ इसमें डिमांड पे फोकस नहीं किया गया है क्योंकि हमको पता है जो भी फैक्टर्स हैं उनका डिमांड होने से उनको प्रॉपर वे पे सप्लाई भी होनी चाहिए। अगर सप्लाई नहीं होगी तो फिर वहाँ पे उस पर्टिकुलर डिमांड को हम कवर नहीं कर सकते। तो सप्लाई भी मेन एक कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर क्लियर कर सकते हैं कि जो फैक्टर है वो मूवेबल है या नहीं है। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे डिमांड ऑफ अ फैक्टर। डिमांड ऑफ अ फैक्टर मीन्स जैसे कि यहाँ पे ग्राफ से क्लियर है, ग्राफ से क्लियर है कि 3 कंडीशन यहाँ पे दिया है। ठीक है, जो आपका फैक्टर है, फैक्टर की 3 कंडीशन दी है L1, L2, L3 और उसके अकॉर्डिंग प्राइस की भी 3 कंडीशन दी गई है P1, P2, P3 और तीनों की इक्विलिब्रियम पॉइंट भी अलग अलग दिया गया है जहाँ पे MRP किसके इक्वल टू है? VMP के इक्वल्स टू है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्राइस में कितने लेबर की कंडीशन आपके लिए ज़रूरी है। अब ये जो कंडीशन है ये किसके अकॉर्डिंग है? सिर्फ एक फर्म के अकॉर्डिंग। और फर्म क्या कर सकती है? उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है कि पर्टिकुलर कौन सी कंडीशन में किस तरह की कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अब ये जो सेकंड ग्राफ है आपका, सेकंड ग्राफ आपका टोटली क्या कौन सी कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है? पूरे इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए जो नंबर ऑफ़ फर्म है, टोटल नंबर ऑफ़ फर्म कितने हैं आपके? 100 है। ठीक है, उस कंडीशन में जो आपने पहला ग्राफ, सेम वैसे ही ग्राफ यहाँ पे है। 3 कंडीशन है, प्राइस की भी 3 कंडीशन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की भी 3 कंडीशन है। अब उसी को हम अगर इंडस्ट्री के बारे में कैलकुलेशन करें तो उसमें भी क्योंकि हमारा टोटल अमाउंट कितना है? 100 है। इससे एक ज़्यादा या कम होगा तो ये सारी कंडीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 100 के फर्म का नंबर हम लेके चल रहे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे सारा जो आपका L1, L2, L3 की कंडीशन है वो इंडस्ट्री में भी सेम अप्लाई हो रहा है। प्राइस की कंडीशन भी क्या हो रही है? सेम अप्लाई हो रही है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो भी सही में तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो अब आप अपनी फर्म के साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी आपकी फर्म की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आपका प्राइस और लेबर का कंडीशन कैसा होगा। मीन्स ये किसका है? लेबर इंडस्ट्री का प्राइस और क्या कहना चाहिए? लेबर का या किसी भी तरह के फैक्टर का
एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फर्म में, मान लो आपकी फर्म बहुत बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या किस तरह की कंडीशन चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए, लेबर कम चाहिए, या हर तरह की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई भी एक कंडीशन को चूज़ करके इक्विलिब्रियम पॉइंट में रहकर अपने बिजनेस को कंटिन्यूशन में क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग हैं, डिमांड ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग। डिमांड और फैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में जो रेट डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारी फर्म की क्या कंडीशन है, उस फर्म की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कि पर्टिकुलर हमें किस तरह के लेवल की ज़रूरत है। और उस लेवल में कोई सा भी लेवल हो सकता है, P1 L1 वाली कंडीशन भी हो सकती है, P2 L2 वाली भी कंडीशन हो सकती है, P3 L3 वाली कंडीशन भी हो सकती है। टोटली डिपेंड करता है कि आपकी फर्म का साइज़ कैसा है और वहाँ पे किस तरह का प्रोडक्शन का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका जो मेन कंडीशन है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हैं उसके डिमांड को कौन कौन सी कंडीशन हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। पहला तो जो प्रोडक्ट की यानी जो फैक्टर है उसकी डिमांड किस तरह से अराइज होती है। डिमांड ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उनका रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। डिमांड कम है तो फिर उनका क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेट उनको नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में टोटली आपको एनालिसिस करना, फिर प्लस ये देखना कि मार्केट में आपको क्या कम रेट पे अवेलेबल है। जैसे कि आप मशीन और लेबर का कंपैरिजन कर सकते हैं। लेबर आपको आसानी से अवेलेबल है तो आप मशीन पे ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। लेबर आसानी से अवेलेबल नहीं है तो आप फिर किस पे खर्चा ज़्यादा करेंगे, मशीन पे ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट है आपका सप्लाई ऑफ फैक्टर। सप्लाई ऑफ फैक्टर में मेन हम जो फोकस करते हैं वो इस पे फोकस करते हैं कि पर्टिकुलर कौन सी लिमिट में हम किस तरह से जो फैक्टर है उनको कैसे सप्लाई करें जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल सके। जो इसका मेन एनालिसिस होता है वो इसके किसके अकॉर्डिंग होता है, अवसर लागत थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है, या इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा और उसके अकॉर्डिंग हमको बिज़नेस में किस तरह के फैक्टर इंक्लूड करने चाहिए जिससे कि कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमको मिले। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशन होती है सप्लाई ऑफ फैक्टर में, कि सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि उनको प्राइस क्या मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है कि उनको सिखाने में, ट्रेनिंग में क्या कॉस्ट आएगा। फिर जो भी फैक्टर है वो मूवेबल है कि नहीं है, मीन्स जहाँ पे आप डिमांड कर रहे हैं वहाँ तक ये फैक्टर आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर जो फैक्टर्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आने जाने का जो कॉस्ट या खर्चा होगा उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। प्लस जो उनके आराम का टाइम है, क्योंकि कोई भी चीज़ कंटिन्यूशन में आप नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए उनको रिलीज़ करना ही पड़ता है। तो वो सारे फैक्टर को भी आप ध्यान में रखकर डिसाइड करेंगे कि जो फैक्टर हैं उनका सप्लाई किस तरीके से आप करें कि इन सारी कंडीशंस को भी आप सही तरीके से क्या कर सकें, एनालिसिस कर सकें और कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका फैक्टर सप्लाई कर्व। फैक्टर सप्लाई कर्व क्या होता है, जनरली जो फैक्टर सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है, मेनली ये कर्व जो होता है शुरू होके वापस फिर किस तरफ जाता है, बैक की तरफ जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्लियर है, शुरू हुआ और फिर वापस ये किस तरफ चले गया, बैक के तरफ चला गया। इसको जनरली हम कहते हैं रिग्रेसिव सप्लाई कर्व या फिर बैक स्लोपिंग सप्लाई कर्व, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी जो फैक्टर है कंटिन्यूएशन में आपको बढ़ते हुए में ही सपोर्ट नहीं करता। एक लेवल तक वो आपको बढ़ते में सपोर्ट करता है, फिर उसके आगे वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल आप लेबर से आसानी से
कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक लेबर है, वो कितने घंटे काम कर सकता है, मान लो अभी 10 घंटा काम करता है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसका अमाउंट बढ़ा दे रहे हैं, जितना पहले उसको वेजेस मिलता था उससे ज़्यादा वेजेस और बढ़ा दिए और उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के लिए किया। अब उसका टोटल आवर कितना हो गया, 12 आवर, वो करने के लिए तैयार हो गया। फिर आप उसका आवर कितना करते हैं, 14 आवर, तो उस कंडीशन में वो मना करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी वहाँ पे क्या हो जा रही है, ख़त्म हो रही है, उससे ज़्यादा वो वर्क वहाँ पे नहीं कर सकता। इसलिए जो फैक्टर सप्लाइंग कर्व है हमेशा क्या होता है, बैक स्लोपिंग सप्लाई कर्व होता है। मीन्स ये पीछे की तरफ क्या हो जाता है, बाद में जाके मुड़ जाता है। और इसके कारण हम टोटली ये नहीं कह सकते कि जो फैक्टर हैं वो कंटिन्यूएशन में आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, कंटिन्यूएशन में कभी भी आगे की तरफ नहीं बढ़ते, ये बाद में क्या होते हैं, पीछे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लेबर मार्केट सप्लाई कर्व। लेबर मार्केट जो सप्लाई कर्व है उसमें भी अगर आप देखेंगे, मान लो जो भी फैक्टर या यूनिट है, मीन्स जो लेबर के नंबर ऑफ लेबर है उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्राइस है, उस कंटिन्यूएशन में आप एनालिसिस करेंगे कि पर्टिकुलर जो कंडीशन है किसकी, लेबर मार्केट सप्लाई कर्व की, वो किस तरीके की होती है। तो जनरली आपके सामने ये पिक्चर से क्लियर हो रहा है, ये क्या होता है, एक स्लोप में होता है। जो स्लोप कैसा होता है, नीचे से ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन में बढ़ते ही जाता है, पीछे की ओर मुड़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। मीन्स कई चीज़ों में ये सही तरीके से अप्लाई होता है, लेकिन हर चीज़ में ये सही तरीके से अप्लाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर ये कंडीशन क्या होगी, या तो कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेगी या तो क्या करेगी, पीछे की ओर मुड़ जाएगी। टोटली डिपेंड करता है कि फैक्टर किस तरह से आपके वर्क पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन। अब नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करने के लिए जैसे यहाँ पे आपका टेबल दिया हुआ है, टेबल में दिया है प्राइस, फिर उसके बाद आपका डिमांड का कंडीशन और फिर उसके अकॉर्डिंग सप्लाई की कंडीशन। आपको टेबल से क्लियर हो जाता है कि किस तरह की कंडीशन यहाँ पे अराइज हो रही है और उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या करोगे, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से आप सप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन कंडीशन है वो 50-50 की है। जो 50-50 है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट को प्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई फैक्टर का जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है या इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या होना चाहिए, जिस पे हमको क्या हो, जो डिमांड है सेम उसके अकॉर्डिंग उतना ही हम सप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप 5 रुपीज़ रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड और सप्लाई दोनों की कंडीशन क्या होगी, इक्वल होगी। वैसे ही जैसे यहाँ पे ये टेबल में दिया है, यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है कौन से स्टेज में, थर्ड स्टेप में इक्वल है। मीन्स अगर आप वेजेस 80 रुपीज़ देते हैं तो सप्लाई और डिमांड दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मीन्स टोटली कैसे रहेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी रहेगी। और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के रेट को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सही तरीके से प्रॉपर जो भी वेजेस हैं वो क्लियर रहेगा, कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो लेबर है वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग मेनली हम डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई फैक्टर पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि डिमांड तो अराइज हो रही है लेकिन उसके अकॉर्डिंग सप्लाई किस रेट पे होगी
उसका भी एनालिसिस हमको करना ज़रूरी है, क्योंकि रेट अगर बहुत कम है तो कितने भी मूवेबल कंडीशन में क्यों ना हो वो चीज़ें वहाँ से मूव नहीं करेंगी। तो उसके लिए पर्टिकुलर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग ही ये जो फैक्टर्स हैं एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, वो प्रॉपर जो प्राइस है उस पर फोकस करते हैं। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन का एनालिसिस करते हैं तो हमको देखना है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो, इक्वल हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको उसका बेनिफिट मिल सके और जो मूवेबल कंडीशन है उसको हम अप्लाई वहाँ पे कर सकें। तो ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।